हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमिक वर्ड पे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्रूक बॉन्ड सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, क्रूक बॉन्ड और इंसाफ का डंडा। मनोज चित्रकथा। क्रूक बॉन्ड और इंसाफ का डंडा, लेखक विमल चटर्जी, चित्र त्रिशूल कॉमिको। मनोज चित्रकथा के पिछले अंक कब्रिस्तान के भूत में हमने देखा कि शहर में डाकू गोबर सिंह का आतंक छाया हुआ था और पुलिस उसे पकड़ने में हर तरीके से नाकाम रही थी। हार कर पुलिस विभाग को डाकू गोबर सिंह के सर पर 50,000 का इनाम घोषित करना पड़ा। इस इनाम की भनक मिलते ही अपने ज़माने का सबसे अजीबो गरीब जासूस क्रूक बॉन्ड अपने चेले मोटू के साथ एक्शन में आ गया और दोनों हाथों से जूते झाड़कर गोबर सिंह और उसके साथियों के पीछे पड़ गया। चक्कर पे चक्कर खाता और दिमाग के घोड़े दौड़ाता संयोग से वो शहर से बाहर बने पुराने कब्रिस्तान में पहुंच गया, जहां के बारे में मशहूर था कि वहां भूत बसते हैं। वहां पहुंचते ही वास्तव में उनका सामना जीते जागते भूतों से हुआ। फलस्वरूप क्रूकबॉन्ड और उसके चेले मोटू को अपनी लंगोटी थाम कर भागना पड़ा, परंतु क्रूकबॉन्ड ने हार नहीं मानी और दूसरी बार अपने चेले कुत्ते मनमोजी के साथ कब्रिस्तान की खाक छानी। इस बार मनमोजी ने फिर पिछले केस की तरह उसका साथ दिया और क्रूकबॉन्ड को एक महत्वपूर्ण सूत्र जुटा दिया। वो सूत्र एक लिबास था जिस पर रेडियम से एक कंकाल का खाका बना था और वो लिबास पहनने वाला व्यक्ति सचमुच का भूत लगता था। उस लिबास के हाथ में आते ही क्रूकबॉन्ड उसी रात मोटू और मनमोजी के साथ पुनः कब्रिस्तान में जा धमका। आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। मोटू कब्रिस्तान का पुराना द्वार धीरे से खोलकर मनमोजी के साथ भीतर प्रविष्ट हुआ। प्यारे मनमोजी, तुम उस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ। ओह, वाह, कितना समझदार है। एक ही बार में मेरा अभिप्राय समझ गया। लेकिन मैं भी इससे कोई कम समझदार नहीं। आखिर हैं तो हम दोनों बॉन्ड भैया के चेले। उसके बाद मोटू कब्रिस्तान में भूतों की तलाश में एक एक कब्र का चक्कर लगाने लगा, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि एक भूत की दृष्टि उस पर पड़ चुकी थी। ये साला छोकरा रात के समय यहाँ कहाँ से आ गया और क्या कर रहा है। खैर, अभी लेता हूँ इसकी खबर। और हु हा 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 हा, मनुष्य, मजा आ जाएगा आज की दावत का। ओ, आ गया, लेकिन ये आया कहाँ से, और यदि सचमुच का भूत हुआ तो। मोटू को भयभीत होते ना देख भूत भी मन ही मन चौंका। अरे, ये छोकरा तो मुझे देखकर बिल्कुल भी नहीं डरा, जबकि भूत को देखकर तो अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाते हैं। अगले ही पल, ए छोकरे, यदि तुझे अपनी जान प्यारी है तो तुरंत यहाँ से भाग जा। ना जाने क्यों मुझे तुझ पर दया आ रही है। लेकिन महाराज, आप हैं कौन और नाहक ही मुझ बच्चे को क्यों डरा धमका कर भगा रहे हैं। आए, क्या तू मुझे नहीं जानता? अरे मूर्ख मोटे, मैं भूत हूँ, भूत, और ये कब्रिस्तान हम भूतों का घर है। चल भाग यहाँ से, वरना मेरे हाथों बेमौत मारा जाएगा। उफ, हाथ है या हथौड़ा? जल्दी भाग वरना। अरे अरे, ठहरिए भूत महाराज, मुझे अपने जूते तो उतारने दीजिए। जूते पहने हो तो पूरी ताकत से भागा भी नहीं जा सकता। तो जल्दी उतार अपने जूते और सिर पर पैर रखकर भाग ले। ध्यान रखना, फिर कभी इधर का रुख मत करना। अजी बिल्कुल नहीं करूँगा महाराज, कहकर मोटू ने झट जूते उतार कर दोनों हाथों में ले लिए। अच्छा भूत महाराज, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले ज़रा मुझे इतना तो बता दीजिए कि आप किसी जानवर के भूत हैं या इंसान के। क्यों, ये जानकर तू क्या करेगा बे छोकरे? यदि तुम किसी जानवर के भूत हुए तो मैं तुम्हारी खबर डंडे से लूँगा, और यदि इंसान के भूत हुए तो इन जूतों से तुम्हारी चांद गंजी करूँगा, ताकि तुम्हारी 7 पुश्तें भी गंजी ही पैदा हों और हम जासूसों से डरे। क्या कहा, जासूस? इसका मतलब ये हुआ कि ये छोकरा किसी तरह हमारी असलियत जान गया है और यहाँ हमारे ही खोजबीन कर रहा था। अब इसे मौत के घाट उतारना ही होगा। अगले ही पल, खबरदार, अपने स्थान से ज़रा भी हिलने की कोशिश मत करना, वरना धज्जियाँ उड़ा दूंगा। आए, तमंचा। भूत महाराज, क्या आप लोग ऐसे खिलौने भी रखते हैं? बको मत, सच सच बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो, और तुम्हें यहाँ क्या क्या जानकारी मिली। जानकारी तो कुछ भी नहीं मिली भूत महाराज, लेकिन हाँ, हम दोनों यहाँ डाकू गोबर सिंह की तलाश में ज़रूर आए हैं, जो अभी तक हमारे हाथ नहीं लगा और वो कभी हाथ लगेगा भी नहीं। चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहते कहते भूत कुछ ध्यान में आते ही चौंका। तुम अभी अभी कह रहे थे कि हम दोनों यहाँ आए थे। तुम्हारा दूसरा साथी कौन है और वो कहाँ है? ये मैं मरते दम तक नहीं बता सकता। इधर वो भूत मोटू के प्राणों को अटका था, उधर क्रूकबॉन्ड जैसे ही 4 दीवारी फांद करके कुछ आगे बढ़ा, उसका सामना भी एक और भूत से हुआ। आहा, शिकार खुद ही मेरे पास आ रहा है, इसी से पूछताछ करूंगा।
यार जरा माचिस देना, जोरों से बीड़ी की तलब लग रही है। अबे मरना चाहता है क्या? सरदार को यदि भनक पड़ गई तो वो मार मार कर तुम्हें ही बीड़ी का बंडल बना देगा। हाँ, सरदार यहाँ कहाँ है जो उसे मालूम पड़ेगा? तुम माचिस निकालो। ना बाबा ना, मैं सरदार के हुक्म की अवहेलना नहीं कर सकता। भला इसी में है कि तुम भी बीड़ी की तलब छोड़ो और गश्त लगाओ। क्रूकबॉन्ड भूत की बात मानने पर मजबूर हो गया। तो चलो भाई, मैं तुम्हारे साथ ही गश्त लगाता हूँ, कम से कम बातों में मन तो बहल जाएगा। ठीक है चलो। दोनों एक तरफ बढ़ चले। किसी तरह इसको अपने काबू में करना होगा, तभी इससे कुछ जानकारी हासिल की जा सकती है। खैर, मौका देखकर इसके होश गायब करूंगा, अभी तो चुपचाप इसके साथ चलना ही बेहतर होगा। शीघ्र ही उनकी दृष्टि मोटू और उसे कवर किए दूसरे भूत पर पड़ी। अरे ये छोकरा कहाँ से भीतर आ गया? ओह, वो मोटू को गोली मारने जा रहा है। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा वरना वो मारा जाएगा। आओ उसकी खबर लेते हैं, चलो। मैं कहता हूँ अभी भी वक्त है, सब कुछ सच सच बता दो। तुम्हारा साथी कौन है और वो कहाँ है? मैं यहाँ हूँ प्यारे, और ये लो मेरे प्यार का तोहफा। आह! वो लोहे की गेंद क्रूकबॉन्ड के हाथों से निकली थी और स्प्रिंग के तार से जुड़ी होने के कारण रिवॉल्वर वाले भूत की कनपटी से टकराकर वापस उसके हाथ में आ गई थी, जबकि गेंद की एक ही चोट से रिवॉल्वर वाला कंकाल बेहोश होकर धरती पर लुढ़क गया था। ये तुमने क्या किया मूर्ख? अपने ही साथी को बेहोश कर दिया। मजबूरी थी दोस्त, अपने साथी मोटू को बचाने के लिए ऐसा करना ज़रूरी था। क्रूकबॉन्ड की आवाज़ पहचान कर मोटू का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। आहा, क्रूकबॉन्ड भैया! ओह, ये तो मेरे साथी के वेश में कोई दुश्मन है। अगले पल, खबरदार, तुम अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलोगे वरना गोली तुम्हारे भीतर होगी और दम बाहर। तभी अप्रत्याशित रूप से क्रूकबॉन्ड के हाथों में थमी लोहे की गेंद उसके हाथ से निकली और लेकिन उससे पहले तुम राम का नाम लो। ओह, वो मारा। ये दोनों तो खुदागंज रवाना हो गए लगते हैं। नहीं, मैंने इतनी ज़ोर से चोट नहीं की है कि ये मर जाएं, केवल बेहोश हुए हैं। होश में आने पर हम इनसे अपने मतलब की बात पूछेंगे। बॉन्ड भैया, ये तुमने कैसा अस्त्र ईजाद किया है? इसके बारे में तो तुमने मुझे कभी नहीं बताया। मोटू भाई, नहीं बताया तो इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अब बता देता हूँ। सुनो, ये शुद्ध स्टील की बनी मेरी मास्टर गेंद है। इसके साथ जो स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, ये ठीक इसी प्रकार इस गेंद को वापस मेरे हाथ में पहुंचा देता है जैसे बच्चे पानी के भरे गुब्बारे से खेलते हैं। वाह क्रूकबॉन्ड भैया, वास्तव में तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। क्या अस्त्र बनाया है! ये चोट करती है लेकिन आवाज़ नहीं करती। बस बस, फालतू बातों में समय न गवाकर इन्हें उठाओ और बाहर ले चलो। किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर हम इन्हें होश में ले आएंगे और पूछताछ करेंगे। यहाँ कभी भी कोई और भूत आ सकता है। ठीक है चलो, एक की टांग तुम खींचो, दूसरे की मैं खींचता हूँ। और दोनों एक एक भूत की टांग पकड़कर घसीटते हुए कब्रिस्तान से बाहर की ओर चल पड़े। कमबख्त बहुत भारी है, लेकिन तुमसे ज़्यादा भारी नहीं। पिछली बार मैं खूब तजुर्बा कर चुका हूँ। कब्रिस्तान के बाहर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर क्रूकबॉन्ड ने दोनों व्यक्तियों के चेहरों से खोपड़ी नुमा टोप हटा दिया। लेकिन बॉन्ड भैया, अब हम इन्हें होश में कैसे लाएंगे? पानी तो आसपास है नहीं। पानी की कोई ज़रूरत नहीं, होश की दवा मैं पहले से ही साथ लेता आया हूँ। ये देखो, इस शीशी में ऐसी गैस है जो पलक झपकते ही इन्हें होश में ला देगी। लेकिन तुम रिवॉल्वर निकाल कर तैयार खड़े हो जाओ। बॉन्ड भैया, लगता है आजकल तुम जादुई पिटारा अपने साथ रखते हो। खैर, अब तुम जल्दी से इस शीशी का कमाल दिखाओ। तो देखो। फिर मोटू ने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया और क्रूकबॉन्ड बारी बारी से दोनों व्यक्तियों को शीशी से ढक्कन हटाकर उसमें भरी गैस सुंघाने लगा। पलक झपकते ही दोनों होश में आ गए। क्यों भाइयों, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ओह, हम लोग कहाँ हैं? फिलहाल तो तुम दोनों सही सलामत धरती पर हो, लेकिन यदि तुमने हमारे प्रश्नों का उत्तर ठीक ठीक नहीं दिया तो जहन्नुम में भी जा सकते हो। ओह, बताओ, कब्रिस्तान में तुम्हारा अड्डा कहाँ है और तुम्हारा सरदार गोबर सिंह कहाँ झक मारने गया है? नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। कहने के साथ ही दोनों ने गजब की फुर्ती के साथ अपनी जेब से कोई वस्तु निकालकर अपने मुंह में डाल ली। मैं कहता हूँ रुक जाओ वरना। ओह, शायद जहर खा रहे हैं। लेकिन क्रूकबॉन्ड और मोटू को उन्हें रोकने में काफ़ी देर हो चुकी थी। पता नहीं उन्होंने ऐसी क्या वस्तु खाई कि उनके मुंह से झाग निकलने लगी। देखते ही देखते वे ज़मीन पर लोटपोट हो गई। ओह, दोनों मर चुके हैं। अब अफसोस कि हम इनकी तलाशी लेना भूल गए, वरना ऐसी नौबत नहीं आती। खैर, तुम इनमें से एक के कपड़े पहन लो। कब्रिस्तान में चलकर हम फिर किसी नए भूत की खोज करेंगे या इनका गुप्त अड्डा खोजने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मोटू ने अपने साइज के आदमी के कंकाल वाले कपड़े निकाल कर पहन लिए, जो उसके शरीर पर बिल्कुल फिट बैठे, और वो भी एक कंकाल दिखाई देने लगा। चलो,
लेकिन इनकी लाशों का क्या होगा? मौका देखकर पुलिस को फ़ोन कर देंगे। दोनों कब्रिस्तान में पहुंचकर फिर डाकू गोबर सिंह के गुप्त अड्डे की खोज करने लगे। तुम इस तरफ देखो, मैं दूसरी तरफ देखता हूँ। ठीक है। इधर शहर में एक सेठ के घर पर। खबरदार, अगर कोई अपने स्थान से हिला तो। यदि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो खड़े होकर अपने हाथ ऊपर उठा लो। ओह, डाकू गोबर सिंह, तुमने मुझे ठीक पहचाना सेठ। अब यदि अपने बीवी बच्चों की खैरियत चाहते हो तो चुपचाप मुझे अपनी तिजोरी तक ले चलो। मैं तैयार हूँ। धतूरा सिंह, तुम और फोकटलाल यहीं इनके पास रहो और सेठानी के जेवर आदि उतार लो। यदि कोई भी गड़बड़ी करने की कोशिश करे तो भून कर रख देना। बहुत अच्छा सरदार, बाकी मेरे साथ आओ। चलो सेठ, मेरी तिजोरी उस कमरे में है। ठीक है, चुपचाप भीतर चलो। सुनो सेठ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आजकल सेठ व लाला लोग तिजोरी में रुपए, पैसे व जेवर आदि के साथ रिवॉल्वर भी रखने लगे हैं। अतः रिवॉल्वर को हाथ लगाने की मूर्खता मत करना। ओह, बहुत चालाक है। और सेठ ने वास्तव में बिना कोई चालाकी दिखाई तिजोरी खोल दी। मेरा सारा रुपया, पैसा और जेवर ले लो, लेकिन भगवान के लिए जाते समय हमें मौत के घाट मत उतारना। तुम पहले आदमी हो जिसने चुपचाप हमारे आदेश का पालन किया है और कोई चालाकी नहीं दिखाई, इसीलिए मैं भी तुमसे शरीफाना बर्ताव करूंगा। चलो साथियों, जल्दी से सारा माल समेट लो और निकल चलो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उसके साथ ही तुरंत तिजोरी का माल एक थैले में भरने लगी। सेठ, अपने हाथों से सारी अंगूठियां और गले में पड़ी चेन भी उतार कर थैले में डाल दो। जल्दी करो वरना। नहीं, गोली मत चलाना, मैं अभी उतारे देता हूँ। सेठ ने झटपट अंगूठियां और चेन उतार कर थैले में डाल दी। जल्दी करो सुअरों। बस सरदार, निपट गया। पूरी तिजोरी साफ करने के पश्चात वे सब सेठ के साथ उसी कमरे में पहुंचे जहां सेठ के बीवी बच्चे एकत्रित थे। सुनो सेठ, हम तुमको जिंदा छोड़े जा रहे हैं, लेकिन खबरदार पुलिस को खबर करने की मूर्खता मत करना, वरना पुलिस के हम तक पहुंचने से पहले ही तुम सब दूसरी दुनिया में पहुंच चुके होगे। नहीं नहीं, हम पुलिस को खबर नहीं करेंगे। चलो साथियों। बाहर निकलकर गोबर सिंह और उसके साथी एक बंद वैगन में सवार हुए और वैगन पुराने कब्रिस्तान की ओर दौड़ पड़ी। इधर गोबर सिंह और उसके साथियों के वहां से जाते ही सेठ तेजी से फ़ोन पर निकटवर्ती पुलिस स्टेशन के नंबर डायल करने लगा। सेठ का बंगला किशनगंज इलाके में आता था और उस इलाके के पुलिस स्टेशन का इंचार्ज थानेदार पटाका सिंह था। क्रुकबाउंड का पिता हवलदार धमाका सिंह भी उसी स्टेशन पर नियुक्त था और पटाका सिंह का मातहत था। वाहरी किस्मत, कल तक जो मेरा कुलीग था आज वही मेरा अफसर बना बैठा है, और अफसोस कि ये सब मेरे ही कपूत अनोखे लाल जासूस की दुम क्रुकबाउंड के कारण हुआ है। भगवान जाने मुझे कब तरक्की मिलेगी और कब मैं इस पटाका सिंह के बच्चे को नीचा दिखा सकूंगा। अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। ट्रिन 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 बज गई घंटी। अब ज़रूर परेड करनी पड़ेगी। भगवान करे फ़ोन किसी केस के सिलसिले में ना हो। इतनी रात गए किस पर मुसीबत आई। हेलो, इंस्पेक्टर पटाका सिंह स्पीकिंग फ्रॉम किशनगंज पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से डाकू गोबर सिंह को पकड़िए, वो मेरा सब कुछ लूट कर ले गया है। हैं? क्या कहा? डाकू गोबर सिंह? आप कहाँ से बोल रहे हैं और डाकू गोबर सिंह किस तरफ गया है? अरे बाप रे, गोबर सिंह, लगता है अब हमें उसके चक्कर में हलाल होना पड़ेगा। मैं सैन रोड बंगला नंबर E32 से सेठ धनीराम बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये बताने में असमर्थ हूँ कि वो हमें लूट कर किधर फरार हुआ है। परंतु हाँ, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि वो अभी शहर से बाहर नहीं निकल पाया होगा। ठीक है, मैं शहर की तमाम पुलिस चौकियों को खबर किए देता हूँ। आप निश्चिंत रहिए, इस बार हमारी पकड़ से वो बच नहीं पाएगा। संबंध विच्छेद करने के बाद पटाका सिंह ने जल्दी जल्दी कई पुलिस स्टेशनों के नंबर मिलाए और उन्हें गोबर सिंह के बारे में आगाह करने के बाद रिसीवर क्रेडिल पर रखता हुआ धमाका सिंह से बोला, हवलदार। यस सर। जल्दी से सिपाहियों को तैयार होने का हुक्म दो। डाकू गोबर सिंह ने आज फिर एक सेठ को लूट लिया है। हमें इसी समय उसकी खोज में रवाना होना है। यस सर। और हवलदार धमाका सिंह तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। जब से थानेदार बना है कमबख्त ने मेरी मिट्टी खराब करके रख दी है। अब मुझे हवलदार कहता है और मुझे उसे सर कहना पड़ता है। कुछ ही देर बाद किशनगंज पुलिस स्टेशन से सिपाहियों से भरी 2 जीपें निकलकर तीव्र गति से एक तरफ दौड़ पड़ी। हे प्रभु, रक्षा करना। गोबर सिंह जैसे खतरनाक खूनी डाकू से आमना सामना ना ही हो तो अच्छा है, लेकिन खुशकिस्मती से कहो या बदकिस्मती से कुछ ही देर की भागदौड़ के पश्चात उन्हें उसी रंग की स्टेशन वैगन दिखाई दे गई जैसे रंग की स्टेशन वैगन के बारे में सेठ धनीराम ने पटाका सिंह को बताया था। ड्राइवर, जीप को उस स्टेशन वैगन से आगे ले चलो, मैं उसे चेक करना चाहता हूँ, कहीं उसमें डाकू गोबर सिंह और उसके साथी सवार ना हो। राइट सर। अगले ही पल जीप ड्राइवर ने स्पीड बढ़ाई और हॉर्न बजाता हुआ जीप को स्टेशन वैगन से आगे ले जाने की कोशिश करने लगा। पी
उस स्टेशन वैगन में वास्तव में ही डाकू गोबर सिंह और उसके साथी सवार थे। अचानक ही पीछे से आते हॉर्न की आवाज़ सुनकर ड्राइवर ने बैक मिरर पर नजर डाली और अगले ही पल वो बुरी तरह बौखला उठा। गजब हो गया सरदार, 2 पुलिस जीपें हमारा पीछा कर रही हैं और हमसे आगे निकलने की कोशिश में हैं। क्या? स्पीड तेज करो और उन्हें डॉज देने की कोशिश करो। बहुत अच्छा सरदार। अगले ही पल, सर उन्होंने वैगन की गति बढ़ा दी है, शायद भाग निकलने की कोशिश में हैं। ज़रूर कोई गड़बड़ है, तुम स्पीड बढ़ाओ और उन्हें हर कीमत पर रोकने की कोशिश करो। राइट सर। लेकिन जब काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी पुलिस जीप का ड्राइवर डाकू गोबर सिंह की स्टेशन वैगन से आगे निकल पाने में सफल नहीं हो सका तो पटाखा सिंह ने उसके टायरों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। धाएं धाएं। सरदार, यदि वे टायर पंचर करने में सफल हो गए तो हम सबकी सारी जिंदगी या तो जेल में कटेगी या फिर हमारी गर्दनें फांसी के फंदे में झूल रही होंगी। ठहरो, मैं अभी उनकी अकल दुरुस्त किए देता हूँ। मेरा निशाना आज तक नहीं चूका। अगले ही पल, धाएं धाएं। गोबर सिंह का निशाना वास्तव में अचूक था। फटाक। अरे बाप रे। उफ, ब्रेक लगाओ। जीप चालक एक कुशल चालक था। किसी तरह उसने जीप पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक डाकू गोबर सिंह की वैगन उनकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। उफ, बाल बाल बचे। वो तो ठीक है धमाका सिंह, लेकिन सवाल ये पैदा होता कि अब उस वैगन का पीछा कैसे करें। मुझे तो पूरा विश्वास होने लगा है कि डाकू गोबर सिंह उसी वैगन में था। सर, यदि उस वैगन में डाकू गोबर सिंह होगा तो वह ज़रूर पुराने कब्रिस्तान की तरफ गया होगा। मैं जल्दी से स्टेपनी बदल देता हूँ। ईश्वर ने चाहा तो उसके वहाँ पहुँचते ही हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर दूसरी जीप भी पीछे आ रही है, चाहें तो आप उसमें बैठकर चले जाएं। गुड, तुम वास्तव में होशियार हो। चलो लग जाओ अपने काम पर। यानी जान अब भी नहीं छूटी, अब कब्रिस्तान भी जाना पड़ेगा। यदि वहाँ भूत मिल गए तो हे भगवान तू ही रक्षा करना। उधर शहर से बाहर पुराने कब्रिस्तान में क्रूक बॉन्ड और मोटू डाकू गोबर सिंह के गुप्त अड्डे को तलाश करने में बिल्कुल असफल रहे थे। बॉन्ड भैया, अब क्या करें, मेरी तो टांगें दुखने लगी हैं। पता नहीं उन डाकुओं का गुप्त अड्डा कहाँ है, ज़मीन पर ही है या आकाश में। मूर्ख, आकाश में सिवाय भगवान के और किसी का अड्डा नहीं है। डाकू गोबर सिंह का यहीं ज़मीन पर है। ये दूसरी बात है कि वो हमें मिल नहीं रहा। तभी घर्र। अरे ये आवाज़ कैसी? किसी गाड़ी के इंजन की आवाज़ मालूम पड़ती है। शायद वो इसी ओर आ रही है। आओ देखते हैं। दोनों कब्रिस्तान के फाटक पर पहुंचे। बॉन्ड भैया, वो गाड़ी तो इसी तरफ आ रही है, लेकिन कौन लोग हो सकते हैं उस गाड़ी में? अबे मोटू, ज़रा अकल से काम ले। डाकुओं के अलावा भला और कौन हो सकता है उस गाड़ी में? तब तो हमें तुरंत छिप जाना चाहिए। अबे घोंचू, इस समय हम उन्हीं के साथियों के वेश में हैं और शायद यहाँ के पहरेदार हैं। हमें उनके आने का इंतज़ार करना होगा। हाँ, मनमोजी को अपने पास से ज़रूर हटाना पड़ेगा। चेले मनमोजी, जा तू जल्दी से कहीं छिप जा। आज्ञाकारी मनमोजी तुरंत एक कब्र के पीछे छिप गया। आओ हम दोनों भी भीतर गश्त लगाते हैं ताकि उन्हें हम पर संदेह ना होने पाए। ठीक है, चलो। परंतु स्टेशन वैगन कब्रिस्तान के फाटक पर रुकी नहीं, बल्कि आगे बढ़ती चली गई। अरे वैगन तो आगे चली गई। यदि उसमें डाकू थे तो वो यहाँ क्यों नहीं रुकी? कोई बात अवश्य है। ठहरो, मैं मनमोजी को उसके पीछे लगाता हूँ। अरे मनमोजी, जल्दी इधर आ। मनमोजी ने जैसे क्रूकबॉन्ड की बात समझी, वो तुरंत उसके निकट पहुँच गया। चेले मनमोजी, अब तेरी परीक्षा की घड़ी है। चल दिखा अपना कमाल और ला डाकुओं का पता निकाल। मनमोजी तुरंत स्टेशन वैगन के पीछे दौड़ पड़ा। स्टेशन वैगन कब्रिस्तान से काफ़ी आगे जाकर एक समतल स्थान पर रुकी, जिसके आगे जंगल का सिलसिला था। बांके, तुम लिफ्ट का बटन ऑन करो, जल्दी। बहुत अच्छा सरदार। बांके सामने खड़े पेड़ के तने में बने छिद्र में हाथ डालकर कुछ टटोलने लगा। फिर बांके ने ना जाने क्या हरकत की कि वो समतल स्थान जहाँ की डाकू गोबर सिंह और उसके साथी खड़े थे, किसी लिफ्ट के समान नीचे की तरफ धंसने लगा। जल्दी आओ बांके। वो लिफ्ट नुमा समतल जमीन काफ़ी गहराई में एक बड़े से हॉल में रुकी और डाकू गोबर सिंह और उसके साथी वैगन समेत लिफ्ट से हॉल के फर्श पर पहुंच गए। उनके नीचे उतरते ही लिफ्ट अपने आप ऊपर की ओर चल पड़ी और वो विचित्र लिफ्ट अपने स्थान पर आ लगी। मनमोजी कब्रिस्तान की ओर दौड़ पड़ा। शीघ्र ही। क्या खबर लाए चेले? हाँ प्यारे, ज़रा जल्दी बताओ, 50,000 का इनाम हमारी बाट जो रहा है। वो ओह, मनमोजी तो हमें अपने साथ चलने का इशारा कर रहा है। शायद ये हमें कुछ दिखाना चाहता है। चलो चलकर देखते हैं। फिर मनमोजी के पीछे चलते चलते क्रूकबॉन्ड और मोटू उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पेड़ के समीप जमीन के भीतर ले जाने वाली विचित्र लिफ्ट थी। वह ओह, उस छिद्र में कुछ है। मनमोजी उसी की तरफ इशारा कर रहा है। ठहरो, मैं देखता हूँ। अरे यहाँ तो कोई बटन लगा है। तब उस बटन में ज़रूर कोई करामात छिपी होगी बॉन्ड भैया। ज़रा उसे दबाना तो। हो सकता है वो बटन किसी गुप्त द्वार की चाबी हो। और क्रूकबॉन्ड ने जैसे ही उस बटन को दबाया, अरे आए,
ये तो कोई लिफ्ट मालूम पड़ती है बॉन्ड भैया। बिल्कुल, अब मेरी समझ में आया कि डाकू गोबर सिंह और उसके साथी कब्रिस्तान से आगे जाकर अचानक क्यों और कैसे गायब हो जाते हैं। ज़रूर कब्रिस्तान से लेकर यहाँ तक उनका ज़मींदोज़ अड्डा है और वे इसी लिफ्ट के सहारे अपने अड्डे तक पहुँचते हैं। फिर अब तुम्हारा क्या विचार है बॉन्ड भैया? लिफ्ट को वापस आने दो, फिर हम भी नीचे चलेंगे। और यदि नीचे पहुँचते ही धर दबोच लिए गए तो? जब ओखली में सर दे दिया तो मूसलों का क्या डर। लेकिन चिंता ना करो, इस भूत वाली पोशाक में वे जल्दी ही हम पर संदेह नहीं करेंगे। कुछ देर बाद जब लिफ्ट अपने स्थान पर आई तो क्रूकबॉन्ड के कहने पर मोटू उस जमीन पर पहुंच गया तथा क्रूकबॉन्ड पुनः बटन दबाने के लिए पेड़ के निकट जा पहुंचा। प्यारे मनमोजी, हम दोनों डाकुओं की मान में भाड़ झोंकने जा रहे हैं। तुम यहीं हमारा इंतजार करना। यदि हम 1 घंटे तक उनके जमींदोज अड्डे से बाहर ना आए तो तुम तुरंत बापू को खबर कर देना। कू कू कू। मनमोजी ने क्रूकबॉन्ड की बात सुनकर इस तरह सिर हिलाया और कूकू किया मानो उसकी बात अच्छी तरह समझ गया हो। अगले ही पल क्रूकबॉन्ड खो में लगे बटन को दबाकर मोटू की ओर दौड़ पड़ा। फिर उसे एक ही छलांग में लिफ्ट के ऊपर पहुंचने में देर नहीं लगी। अब लिफ्ट उन्हें लेकर तेजी से जमीन के भीतर समाती चली जा रही थी। कुछ देर बाद लिफ्ट जमीन के भीतर काफी गहराई में अपने आप रुकी। जल्दी से नीचे उतरो मोटू, शायद यही स्थान इस लिफ्ट की अंतिम मंजिल है। मोटू ने भी लिफ्ट से नीचे उतरने में कोई सुस्ती नहीं दिखाई। उनके ज़मीन पर पहुंचते ही लिफ्ट अपने आप ऊपर उठने लगी। आश्चर्य है, ना कोई बटन दबाना पड़ा, ना कोई खटका, अपने आप वापस हो गई। शायद इसका सिस्टम कुछ ऐसा ही होगा कि ऊपर बोझ ना होने के कारण ये अपने आप ऊपर उठ जाए। तब तो बॉन्ड भैया, इन लोगों ने अपना ये अड्डा भी काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया होगा। इस लिफ्ट को देखते हुए तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता। खैर, फिलहाल बेकार की बात छोड़ो और सावधानी से आगे बढ़ो। दोनों सावधानी से बाईं ओर दिखाई देने वाले द्वार की ओर बढ़े। यदि कोई खतरा पेश आया तो मेरी ये मास्टर बॉल काम आएगी। द्वार से होकर कुछ आगे बढ़ने पर उन्हें एक द्वार से रोशनी की किरणें आती दिखाई दी। लगता है डाकू गोबर सिंह और उसके साथी गुफा में उस तरफ मौजूद हैं। हो सकता है, लेकिन बॉन्ड भैया, ना जाने मुझे इस समय क्यों बहुत डर लग रहा है। अबे मोटू, बस तुझ में यही एक कमी है, या तो तुझे डर ज़्यादा लगता है या फिर भूख। चुपचाप आगे बढ़ता चल, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो अपनी इस मास्टर गेंद से तेरी खोपड़ी फोड़कर सारा डर बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, चलता हूँ। लेकिन दूसरी ओर पहुँचते ही, ए रुको, कहाँ चले जा रहे हो? सरदार के पास एक ज़रूरी काम है। लेकिन तुम्हारी ड्यूटी तो कब्रिस्तान पर थी, फिर तुम दोनों ड्यूटी छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? क्या तुम्हें सरदार का हुक्म याद नहीं? इस लापरवाही पर सरदार तुम्हें गोली भी मार सकता है। कहा ना हमें सरदार से ज़रूरी काम है, बेकार हमारा समय बर्बाद मत करो। कहने के साथ ही क्रूकबॉन्ड मोटू के साथ आगे बढ़ गया। बीकू, मुझे तो दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। ये दोनों नकाब पहने ही सरदार से मिलने जा रहे हैं, जबकि यहाँ का नियम है कि कोई भी नकाब में नहीं रहेगा। अरे मैंने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। ठहरो, अभी उन्हें चेक करते हैं। ठहरो, नंबर 1 और 2। क्यों, अब क्या परेशानी है? हे भगवान, कहीं इन्हें हम पर शक तो नहीं हो गया? क्या तुम दोनों यहाँ का नियम भूल गए कि यहाँ पर नकाब पहनने पर सख्त मनाही है? चलो जल्दी से अपने नकाबें उतारो, वरना मारे गए। अब क्या होगा? नकाब उतारते हैं तो फंसते हैं और नहीं उतारते हैं तो भी। सोच क्या रहे हो? जल्दी से नकाब उतारो, वरना मैं गोली मार दूंगा। पहरेदार की तेज़ आवाज़ सुनकर वहाँ मौजूद अन्य डाकू तुरंत उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। क्या बात है भीखू, तुम इन पर गर्म क्यों हो रहे हो? ये दोनों नकाब पहने ही सरदार से मिलने जा रहे थे। मुझे संदेह है कि कहीं ये पुलिस के आदमी ना हो। वैसे भी कहने पर ये चेहरे से नकाब नहीं हटा रहे। ठहरो, मैं अभी इनको बेनकाब करता हूँ और इसकी मदद मैं करता हूँ। जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। अगले ही पल, आए हैं? अरे पुलिस के भेदिए? अब खैर नहीं। तुरंत सभी डाकू क्रूकबॉन्ड और मोटू पर पिल पड़े। मारो सालों को, हड्डी पसली तोड़ दो, बचाओ, हाय मर गया। तभी, ठहरो, रुक जाओ। क्या हो रहा है ये? कौन है ये दोनों कबूतर और कहाँ से पकड़ लाए तुम इन्हें? सरदार, ये पुलिस के भेदिए हैं, हमारे विशेष पहरेदारों की पोशाक में। ये हमारी टोह लेने आए थे। क्या? इन कुत्तों की इतनी हिम्मत? सच सच बताओ, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्यों आए? कैसे आए? और तुम्हारे साथ कौन कौन है तथा ये पोशाकें तुम्हें कहाँ से मिली? हम कसम खाकर कहते हैं सरदार, हम पुलिस के भेदिए नहीं हैं, हम तो गलती से यहाँ आ फंसे हैं। क्यों मोटू? बिल्कुल भैया, हम तो आगे जंगल में शिकार खेलने जा रहे थे, लेकिन ज़मीन के एक टुकड़े ने धंसकर हमें यहाँ पहुँचा दिया। झूठे की औलादों, क्या ये पोशाकें तुम्हें तुम्हारे बाप ने शिकार खेलने के लिए दी थी? नहीं, ये हमें कब्रिस्तान से मिले थे, जहाँ हम अपने कुत्ते की लाश दफन करने गए थे। ये तीतर की औलाद इस तरह सच नहीं बताने वाले, इन्हें छत से उल्टा लटका दो।
धाड़ धाड़, हाय मर गया। ओह। आनन फानन में सरदार की आज्ञा का पालन हुआ। अपनी जान को झमेले में नहीं डालना चाहते तो अब भी सब कुछ सच सच बता दो। हमने जो कुछ कहा वो सच ही है सरदार, दया करके हमें छोड़ दीजिए, हम अखबारों में तुम्हारी भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे। ओह, कमीने अब भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। कालू ठल्लू, अंगीठी गरम करके इनके नीचे लगा दो, या तो ये सच बोलेंगे वरना हम इन्हें भून कर खा जाएंगे। आए तो हमारी मौत इस जश्न के साथ होगी। उधर जमींदोज अड्डे के ऊपर 1 घंटे से ऊपर हो गया। लगता है गुरु और चेले गए काम से। मुझे जल्दी से चलकर गुरु के खुसट बाप को खबर करनी चाहिए। और मनमोजी शहर की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन कब्रिस्तान के निकट पहुंचते ही पुलिस की गाड़ी लगती है। चलो ये भी अच्छा हुआ, अब लंबी दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। वो वास्तव में पुलिस की जीप थी जिसमें थानेदार पटाका सिंह के साथ साथ कुरुगोंड का पिता धमाका सिंह भी सवार था। अरे मनमोजी, ड्राइवर गाड़ी इस कुत्ते के पास रोको। जी साहब। कू कू कू। क्यों बे कुत्ते की दुम, तू यहाँ क्या कर रहा है और तेरा गुरु कहाँ है? वो वो वो। आए, मुझ पर गुर्राता है, ये डंडा देखता है, सारे दांत बाहर निकाल दूंगा। ठहरो हवलदार, ये तुम पर भौंक नहीं रहा बल्कि हमें कुछ बताना चाह रहा है। वो। देखो वो कहीं जा रहा है, हमें उसका पीछा करना चाहिए, आओ मेरे साथ। मनमोजी उन सबको लेकर उसी पेड़ के निकट पहुंचा जिसमें जमींदोज लिफ्ट का बटन लगा था। शायद तने में बनी खो में कोई खास चीज है, ठहरो मैं देखता हूँ। पटाका सिंह ने वृक्ष के निकट पहुंचकर खो में हाथ डाला। अरे यहाँ तो कोई बटन लगा है। और जैसे ही पटाका सिंह ने उस बटन को दबाया, अरे ओह, जल्दी से मेरे पीछे आओ, शायद हमें हमारी मंजिल मिल गई है। मनमोजी समेत सभी सिपाहियों ने भी नीचे जाती उस जमींदोज लिफ्ट पर छलांग लगा दी। अगले ही पल वे सभी लिफ्ट पर सवार हो नीचे गहराई में उतरते जा रहे थे। अपने अपने हथियार संभाल लो, मुझे विश्वास है जल्दी ही हमारा सामना डाकू गोबर सिंह और उसके आदमियों से होने वाला है। ओह, तो हम डाकू गोबर सिंह के अड्डे में जा रहे हैं। हे भगवान, मेरी रक्षा करना, वरना अनोखी की माँ विधवा हो जाएगी। उधर अड्डे के भीतर क्रुकबाउंड और मोटू की बड़ी दुर्दशा हो रही थी। तुम्हें सब कुछ सच सच बताना ही पड़ेगा कुत्तों, वरना मैं मार मार कर तुम्हारी खाल उतार दूंगा। आए मेरी माँ, आ पानी। मेरे प्रश्नों का जवाब दो, उसके बाद तुम पानी क्या शराब भी मांगोगे तो मिलेगी। बताओ यहाँ तक कैसे पहुँचे और तुम्हारे साथ कौन कौन था और किसे यहाँ के बारे में पता है? हमें कुछ नहीं मालूम, हमें छोड़ दो। पानी। ओ, तो तुम दोनों मरना ही चाहते हो। गंगू, भून दो इन दोनों मुर्गों को। लेकिन इससे पहले कि गंगू क्रुकबाउंड और मोटू का निशाना लेकर गोली चला पाता, धाएं धाएं। खबरदार जो किसी ने भी अपने स्थान से हिलने की कोशिश की। आए पुलिस। ओह, तो पुलिस भी यहाँ तक आ पहुंची। बाप रे। चलो गिरफ्तार कर लो सबको। साथियों, मरो या मारो वरना सारी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि डाकू गोबर सिंह और उसके साथी अस्त्र शस्त्र संभाल पाते, फायर। धाएं धाएं। उफ। मैं तो भागूं। तभी रस्सियों के सहारे झूलते हुए क्रुकबाउंड और मोटू ने हवा में एक जबरदस्त हिलोरा लिया और आई। भागकर कहाँ जा रहा है प्यारे गोबर की औलाद, जरा इंसाफ के डंडे का स्वाद तो चखते जाओ। धमाका सिंह और कुछ सिपाहियों ने इस सुअवसर को हाथ से ना जाने दिया और तड़ाक तड़ाक, हाय मर गया। शीघ्र ही सिपाहियों ने डंडा मार मार कर गोबर सिंह को बेहोश कर दिया। बस भी करो बापू, ये बेहोश हो गया है। अब क्या इंसाफ का डंडा तोड़ने का इरादा है? इसका पीछा छोड़ो और हमें खोलो, उल्टे लटके लटके हम चमगादड़ बन गए हैं। ओह। धमाका सिंह ने जल्दी से क्रुकबाउंड और मोटू को मुक्त कराया। तब तक पटाका सिंह और बाकी पुलिसिये बचे खुचे डाकुओं को गिरफ्तार कर चुके थे। शाबाश भतीजों, इस कुख्यात डाकू को गिरफ्तार करवाकर तुमने कानून और व्यवस्था पर बड़ा उपकार किया है। इसका तुम्हें उचित पुरस्कार मिलेगा। चाचा जी, ये तो हमारा कर्तव्य था, उपकार की क्या बात है। क्यों मोटू? बिल्कुल बौंड भैया। सिपाहियों, ले चलो इन सबको, अब अदालत ही इन्हें सजा देगी। चलो प्यारे मनमोजी, हमारा काम भी खत्म हुआ, हम भी घर चलें और अपनी मरहम पट्टी करें। कमबख्त गोबर ने तो हमें ही गोबर बना दिया। कुछ देर बाद पटाका सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल बेहोश गोबर सिंह और बचे खुचे साथियों को लेकर जमींदोज अड्डे से बाहर निकलकर शहर जा रहा था, जबकि क्रुकबाउंड और मोटू अपनी विशेष मोटरसाइकिल पर सवार थे। बेटे क्रुकबाउंड, कल सुबह ऑफिस आकर अपना इनाम ले जाना नहीं भूलना। बिल्कुल नहीं भूलूंगा अंकल। अगले दिन सुबह। अजी सुनते हो, देखिए अखबार में हमारे लाडले अनोखी की कितनी भूरी भूरी प्रशंसा छपी है। ओह, आ गई कपूत की लाडली माँ, नाश कर रखा है इन दोनों माँ बेटों ने। भाड़ में झोंको इस अखबार को और मुझे बताओ कि तुम्हारा वो लाडला सुबह सुबह कहाँ झक मारने गया है।
अजी गया होगा किसी मैदान में गुड मॉर्निंग वॉक करने। गुड मॉर्निंग वॉक? सत्यानाश। अरे भगवान, वो गुड मॉर्निंग वॉक करने नहीं बल्कि मेरे भेजे का वॉकआउट करने गया होगा। आने दो उस मरदूद को, आज मैं उसकी चर्बी छांट कर ही रहूंगा। अजी आखिर मेरे बेटे ने किया क्या है जो आप हर समय हाथ झाड़कर उसके पीछे पड़े रहते हैं? ये पूछो भगवान कि उसने क्या नहीं किया। पिछली बार की तरह इस बार भी उसने डाकू गोबर सिंह के केस का सेहरा मेरे दुश्मन पटाखा सिंह के सिर पर बंधवा दिया। अफसर लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं और उसकी पदोन्नति करने की सोच रहे हैं, जबकि मैं अब भी हवलदार का हवलदार ही हूँ। अजी इसमें मेरे बेटे का क्या दोष? ये तो सब किस्मत के खेल हैं। हाँ, किस्मत के खेल हैं। अरे भगवान, जब तुम्हारे कपूत को डाकू गोबर सिंह के अड्डे का पता चल गया था तो क्या वो चुपचाप मुझे खबर नहीं कर सकता था? क्या जरूरत थी उसे ये सब मुझसे छिपाने की? यदि वक्त रहते उस उल्लू के पट्टे ने सब कुछ बता दिया होता तो आज मैं भी थानेदार की कुर्सी पर गर्दन अकड़ा कर बैठा होता। अजी अब गुस्से को थूकिए और चलकर नाश्ता कर लीजिए, बेकार नाश्ता ठंडा हो रहा है। होने दो, जब तक मैं तुम्हारे उस कपूत की खबर नहीं ले लेता तब तक सब कुछ मेरे लिए हराम है। तभी माँ, लो मेरा लाडला आ गया। आओ आओ मरदूद, तेरी खातिरदारी के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आज मैं तेरी चर्बी उतार कर ही रहूंगा। ओह बापू पूरी गर्मी में लगते हैं। खैर। ओ माय डियर डैडी, आप तो हर समय कसाई बने रहते हैं। चर्बी उतारने का काम छोड़िए और बड़े लोगों की तरह समझदारी से इस नगद नारायण को गिनिए। आए 100 के नोट गिन लीजिए बापू, पूरे 50,000 हैं। तो डाकू गोबर सिंह पर घोषित किए गए थे। आहा, तू कितना अच्छा है मेरे बेटा। मेरे गले लग जा। और शायद ये क्षण क्रुकबॉन्ड के जीवन का सबसे सुखद क्षण था। देखा आपने, नकदऊ का चश्मा चढ़ते ही डैडी जैसा खुर्राट पुलिसिया भी चेले मनमोजी की तरह प्यार से दुम हिलाने लगा। समाप्त। तो दोस्तों, ये थी मनोज चित्रकथा की पेशकश क्रुकबॉन्ड और इंसाफ का डंडा। क्रुकबॉन्ड की अगली कोई कॉमिक्स लेकर जल्दी ही मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।